हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर आज आप लोगों को एक स्पेशल टॉपिक यानी कि वेक्टर चैप्टर में ऑल फार्मूला के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि वेक्टर से जो भी रिलेटेड जितना भी फार्मूला है इस वीडियो में हम आज आपको वेक्टर से रिलेटेड सारा फार्मूला आपको बता देंगे, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सवाल आसानी से बना सकते हैं और आपको हर फार्मूला समझ में भी आ जाएगा और आपको हम ऐसा ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यानी कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट का स्थिति सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए कि एक पॉइंट P है और जिसका नाम है XYZ और इस पॉइंट को हम लोग O से कनेक्ट करा दिए। ये आपका X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग इस O से P को जब कनेक्ट कराएंगे तो OP जो वेक्टर आपका होगा इसी OP वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी P का स्थिति सदिश। और OP वेक्टर को हम लोग शॉर्ट में वेक्टर R के नाम से जानेंगे और इसका फॉर्मूला होगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। जहां पर आप याद रखेंगे कि I कैप, J कैप और K कैप क्या है, तो मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब जिसका परिमाण एक होता है। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे कि भाई अब कैसे हम पोजीशन वेक्टर को याद रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, XYZ जो आपका पॉइंट था उसमें I, J और K बस लगा देना है और प्लस है तो प्लस के रूप में लिखना है और अगर माइनस है तो माइनस के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से एक नंबर का फॉर्मूला आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए जिसको हम लोग परिमाण के नाम से जानते हैं, इसका परिमाण को वेक्टर लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर OP बराबर परिमाण का फॉर्मूला होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी यहाँ से एक्स वाई जेड का मान इसमें रख दीजिए रूट अंडर में और जो आपका वैल्यू आएगा वह क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 नंबर बन जाता है। एक तो आप डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि स्थिति सदिश क्या होगा, दूसरा उसका परिमाण का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस तरह से आपका ये 2 नंबर का यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर दूसरा नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर फॉर्मूला है AB वेक्टर। अब AB वेक्टर बराबर क्या होता है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब ये कैसे, यहाँ से देखिएगा गौर से ध्यान से। O से मान लीजिए कि कोई वेक्टर A गया और A से कोई वेक्टर B गया, तो आपको ट्रायंगल लॉ पता होगा कि OA प्लस AB बराबर होता है OB के। देखिएगा यहाँ ध्यान से, OA प्लस AB बराबर OB। अब इससे आप AB का मान निकाल सकते हैं, तो AB का मान निकालिएगा तो प्लस OA है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में OA वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से AB वेक्टर बराबर आप याद रखेंगे OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, AB वेक्टर बराबर OB माइनस OA वेक्टर। और AB का फॉर्मूला आप कैसे निकाल रखेंगे, इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। जहाँ पर आप याद रखेंगे कि x1 x2 ये y1 y2 और z1 z2 कहाँ से लाइएगा, तो जो आपके पास 2 पॉइंट दिया गया रहेगा, जैसे वेक्टर A पॉइंट दिया रहेगा और B एगो पॉइंट दिया रहेगा, तो हम आसानी से AB वेक्टर इस फार्मूला के मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर तीसरा नंबर फार्मूला देखिएगा। तीसरा नंबर फार्मूला है कि वेक्टर A बराबर अगर आपको पता हो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, तो यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर A यानी वेक्टर A की दिशा में मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 नंबर ध्यान दीजिएगा कि मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होगा। तो मात्रक सदिश को हम लोग A कैप से डिनोट करते हैं और A कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर A बटा मोड ऑफ वेक्टर A। इस चीज़ को बहुत अच्छा से आप याद रखिएगा। A कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश, और A कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A बटा में मोड ऑफ वेक्टर A। ठीक है, ये आपका बहुत ही काम का फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर भी आपका 1 नंबर का सवाल तो यहीं से बनता है। क्या है फार्मूला, देखिएगा ध्यान से। वेक्टर A बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप
तो डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात जिसको बोलते हैं, तो दिक अनुपात क्या होगा, तो एक्स वाई जेड। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर पता हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो कहेगा कि दिक अनुपात इसका क्या होगा, तो बस आप कुछ नहीं कीजिएगा, आई वाला जे वाला और के वाला के जोड़े जो होगा ना वही आपका दिक अनुपात होगा। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसका दिक कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोसाइन, तो इसका दिक कोसाइन का फॉर्मूला होगा x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा y बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक होगा z बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आप दिक कोसाइन का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जिससे कि आपसे डायरेक्ट दिक अनुपात भी पूछा जा सकता है और दिक कोसाइन भी। ठीक है, तो अब अगला देखिएगा फॉर्मूला, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर है कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर एल एम एन है, मतलब दिक कोसाइन अगर एल एम एन है, तो ये तीनों में रिलेशन क्या होता है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है कि कहेगा कि तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो आप याद रखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर बनता है। तो नेक्स्ट नंबर फॉर्मूला देखिएगा आप 6 नंबर कि वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हो, और एक और आपके पास वेक्टर बी हो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, आर कोलिनियर यानी संरेख है, कब होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि इसको फॉर्मूला कैसे हम याद करेंगे, तो मान लीजिए कि आपके पास एक कोई वेक्टर है, कोई दूसरा वेक्टर दिया गया है और कहेगा कि संरेख कब होगा, तो संरेख कब होगा जब पहला कंडीशन है वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए के बराबर, और दूसरा इसी को हम ऐसे लिखते हैं b1 बटा a1 बराबर b2 बटा a2 बराबर b3 बटा a3। तो आप कैसे याद रखेंगे कि वेक्टर a और वेक्टर b संरेख कब होगा, जब b1 बटा a1 b2 बटा a2 और b3 बटा a3 तीनों के तीनों क्या हो, बराबर हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास वेक्टर दिया गया है वह संरेख है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, डिवीजन फार्मूला जिसको हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो विभाजन सूत्र में आपको याद रखना है, एक होता है इंटरनली यानी कि अंतः विभाजन, एक होता है एक्सटर्नली यानी कि बाह्य विभाजन, और एक आपको याद रखना है मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट। तो इंटरनली डिवीजन यानी अंतः विभाजन में आप याद रखेंगे m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा m प्लस n, और बाह्य विभाजन में याद रखेंगे m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बट्टा m माइनस n। देखिए अंतः वाला में प्लस है और बाह्य वाला में माइनस है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत आसान है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बट्टा 2। ठीक है, मध्य बिंदु तो अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बट्टा 2। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है इस पर जरूर मिलेगा। तो हम लोग अब आगे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। और इस फार्मूला का नाम क्या है, पढ़िएगा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों का गुणन। यानी कि पहला नंबर में आता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल क्या होता है। यह फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो पहले आप जान लीजिए कि सदिश अदिश गुणनफल को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। और इसी फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला को निकालेंगे जिसमें कि आपको बहुत अच्छा से भी समझ में आएगा और आपको याद भी रखना होगा। तो देखिएगा गौर से, पहला फॉर्मूला आपका होगा कि कॉस थीटा, अगर आप इससे निकालिएगा तो कॉस थीटा बराबर आप इस तरह से निकालिएगा, गुना में तो बटा में जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉस थीटा आसानी से निकाल। तो देखिएगा पहला फॉर्मूला तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कॉस थीटा बराबर कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, जिससे कि आपको थीटा का मान अगर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इसमें आप लोग यह समझेंगे कि अगर यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो यानी कि 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब कब होगा, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। तो आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर बनता है।
परीक्षा में यहाँ से ऐसे सवाल पूछता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर है तो ए वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे और बी वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे। तो पहला कंडीशन होगा कि या तो वेक्टर ए बराबर 0 होगा, या तो बी बराबर 0 होगा, या वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अभी बताया ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, लंब होगा। चौथा नंबर फॉर्मूला इसमें सबसे ज्यादा नोट में याद रखिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा, तो मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होगा। उसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर। सी डॉट सी क्या होगा, तो मोड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 5 नंबर आई डॉट आई। आई डॉट आई परीक्षा में बहुतों बार पूछा गया सवाल है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखिएगा अपना में अपना से था 1, इधर याद रखिएगा आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। तो देखिए ये अपना में पराया है, पराया में है ना, अपना में पराया है तो अपना में पराया रहेगा तो 0, जब डॉट गुना कीजिएगा अपना में पराया तो 0 और अपना में अपना से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि उल्टा पुल्टा आप कर सकते हैं डॉट में, बट क्रॉस में यही चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब अगला देखिएगा फॉर्मूला नंबर 8, ए डॉट बी प्लस सी, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको आप ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, इस तरह से गुना कर सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपका प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद 9 नंबर आप समझिएगा कि वेक्टर ए बराबर हमको पता हो, अगर मान लीजिए कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी बराबर पता हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि वेक्टर ए पता हो वेक्टर बी पता हो तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के के साथ। जैसे देखिए A1 में B1 से था A1 B1, A2 में B2 से था A2 B2 और A3 में B3 से था A3 B3। ठीक है, तो इस तरह से आप A डॉट B का फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर आपसे A का मान दे दिया जाए, B का मान दे दिया जाए तो डॉट कैसे निकालते हैं, तो I में I से, J में J से और K में K से गुना करके आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में आपका 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है, और कैसे बनता है सो समझिएगा ध्यान से। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। याद होगा कि देखिएगा आपसे क्वेश्चन भी ज़्यादातर आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो आपसे प्रक्षेप पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रक्षेप पर याद रखेंगे कि जिसका जिस पर हो, तो ये देखिए बी पर है तो आप बी को नीचा लिखेंगे और ऊपर में ए डॉट बी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगला फॉर्मूला आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी का ए पर, तो वेक्टर ए को हम नीचा लिखे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो ए का अगर बी पर है तो ए डॉट बी बटा में मोड ऑफ बी, बी पर है तो, और अगर ए पर है तो ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यानी जिसको हम प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं और उसको याद करेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। तो आप इसको याद रखें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप जरूर याद रखेंगे, जहां एन कैप क्या है, तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या है, लंबवत मात्रक सदिश है। जैसे देख लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, तो अगर आप ए से बी में क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो अगर आप ए से बी के बीच का क्रॉस गुना कीजिएगा तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग एन कैप बोलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी आखिर है क्या, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत सदिश होता है। ठीक है, और इससे आप एक वो फॉर्मूला आप यहाँ से याद रखेंगे कि एन कैप का मान कैसे निकालेंगे। तो ये वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसी का मोड निकाल दीजिएगा बटा में, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर अगर निकालने की बात हो तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। और सीधी सी बात, इसको आप याद रखें ऐसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर ये लंबवत सदिश होता है, कौन, ए क्रॉस बी। ठीक है,
अब इससे हम बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे, एक एक करके सबको समझते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर हमको निकालना हो तो पहले आप इसमें मोड लगा दीजिए दोनों तरफ। तो इसमें मोड लगाइएगा तो ये मोड जो है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इससे हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ वेक्टर बी। अगर आपसे साइन थीटा का मान निकालना हो तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। अब ये नोट नंबर दूसरा देखिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल यानी समानांतर कब होगा, जब ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अर्थात इस चीज को तो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर 0 दे देता है और कहेगा कि बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, तो ऑप्शन में लंब भी रहेगा और समानांतर भी रहेगा। तो आपको ऑप्शन में ध्यान देना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 0 है तो समानांतर होगा और यही डॉट प्रोडक्ट में तो पिछले में बताए थे कि उसका लंब होता है, ठीक है। नोट नंबर 3 पर आते हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। तो इससे हम क्या क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, मतलब ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 है तो हम इससे 3 गो कंडीशन निकाल सकते हैं, या तो ए के मान 0, या तो बी के मान 0, या तो ए और बी क्या है, समानांतर है यानी कि पैरेलल है, ठीक है। 4 नंबर आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वेक्टर ए और वेक्टर ए का मान क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का मान और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी का मान, यानी सेम में गुना करना है। अपना में अपना से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करे तो 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आप ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छा से एक बार देख लीजिएगा फिर से। और क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए ए क्रॉस ए क्या होगा 0, बी क्रॉस बी क्या होगा 0, सी क्रॉस सी क्या होगा 0। और वही चीज़ जैसे आप अगर आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो तो क्या होगा 0, ठीक है। अपना में अपना से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो उसका मान 0 होगा। अब आगे देखिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही चीज़ नहीं है, इसमें आपको साइन ध्यान देना है, किसका, माइनस का। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक चीज़ नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये चीज़ आपको याद रखना है। और नंबर आप 7 पर बढ़ते हैं। आई क्रॉस जे का मान, ये है आपका जे, आई क्रॉस जे का मान क्या होगा, तो के होगा। आई जे के बाद कौन आता है, के। और अगर हम जे में के से गुना करें तो गौर से देखिए, जे के और के बाद कौन सा बच गया, तो आई, तो आई याद रखिएगा। के में आई से गुना करें तो के और आई हो गया, तो बचा कौन, जे, तो जे। इस तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हैं याद, लेकिन आप याद रखिएगा इसको सीधा क्रम में देखिएगा। आई के बाद क्या आता है, जे, तो जे के बाद के, जे के बाद क्या आता है, के के बाद क्या आता है, आई, के बाद आई और आई के बाद जे, उलट जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये उल्टा अगर आप चलेंगे तो आपको साइन माइनस में देना होगा। अब आगे देखिएगा फॉर्मूला आपका 8 नंबर, कि अगर वेक्टर ए पता हो, देखिएगा ध्यान से, वेक्टर ए पता हो a1 i का प्लस a2 j का प्लस a3 k का, वेक्टर बी पता हो b1 i का प्लस b2 j का प्लस b3 k का, ये b1 b2 है, तब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान चीज़ है जो आप जानते होंगे, डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे हो। तो डिटर्मिनेंट में आप याद रखिएगा आई जे के, और यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो ए वाला मान यहाँ से रखिएगा a1 a2 a3, तो यहाँ लिख दीजिए a1 a2 a3, और फिर नीचा में आप दूसरा रो में लिखिएगा, तीसरा रो में b1 b2 और b3, b1 b2 b3। तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो पहले आप आई जे के लिखेंगे और पहला में लिखेंगे a1 a2 a3, दूसरा में लिखेंगे b1 b2 b3, ठीक है। और इसको एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से झाँक कर, आई को झाँकेंगे इस तरह से, जो बचेगा उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस का साइन दीजिएगा, जे को लिख कर और जे को इस तरह से डिलीट कीजिएगा, जो बचेगा उसको लिखिएगा। और फिर के को, तो के लिखने के बाद के को डिलीट करके जो बचेगा वही लिखिएगा, ठीक है। और 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर बड़ी सिंपल चीज़ है, बस इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब हम लोग आगे आते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला पर। तो अगला फार्मूला पर बढ़ते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है कि अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए तो आपको फार्मूला याद रखना। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये आपका एक ट्रायंगल बना रहा है, त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप फार्मूला याद रखेंगे 1/2 मोड ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड का आधा जो होता है वह क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मोड ए क्रॉस वेक्टर बी। बस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे, तो वह समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। और अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के आधा अगर निकालते हैं तो वह त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आता है।
अब हम लोग आगे आते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी में ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें कि आपको एक फार्मूला तो आपको आसानी से इसमें आ जाएगा। जैसे देखिए पहला फार्मूला आपको याद रखना है कि ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को इस तरह से मिडिल ब्रैकेट में घेर देंगे और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी बी क्रॉस पहले सी निकालेंगे और तब उसका डॉट निकालेंगे, वही आपका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। और दूसरा फार्मूला आप यह जरूर याद रखेंगे, आई जे के अगर लगातार में हो तो उसका मान 1 होगा, और यही फार्मूला सबसे ज़्यादा इस चीज़ में आपको सीखना है कि आई जे के का मान क्या होगा, तो 1 होगा ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक है, और रही बात कि अब इसका मान कैसे निकालेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो आप करेंगे ए का मान यहाँ से रख देंगे A1 A2 A3, बी का मान फिर रखेंगे B1 B2 B3 और फिर सी का मान रखेंगे C1 C2 C3। तो जो मान रखेंगे इस डिटर्मिनेंट का मान आप निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट नंबर देख लीजिए कि ए बी सी जो है कोप्लानर यानी एक तलीय कब होगा, जब ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वह किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि हमारा जो ए बी सी है वह क्या है, एक तलीय है। तो आपको इस चीज़ में आपको वेक्टर में इतना चीज़ याद रखना है फार्मूला, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, और डायरेक्टली अगर फार्मूला आता है तो आप ऑप्शन टिक कर ही सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को फार्मूला समझ में आया होगा। और अंत में आपको हम कहना चाहेंगे यही कि अगर आपको फार्मूला अच्छा से याद करना है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप ज़रूर रिवाइज करके इसको देखिएगा, ताकि आपको अच्छा से याद भी हो जाए, और अंत में आप जब याद हो जाए आपको तो एक बार लिख कर इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर आप आसानी से सब हमेशा के लिए फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।